नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में प्राचीन इतिहास से टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। हम सब जितना प्रश्न आज पढ़ेंगे यह SSC के सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। जैसे कोई SSC में कोई CHSL CGL MTS CPO SI यानी तमाम परीक्षाओं में यह सभी पूछे गए प्रश्न, इसलिए आप पूरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम सब डेली रात 9 बजे हम सब GS से टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सब पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, इसे बताइए महावीर कौन थे। बताइए महावीर कौन थे। 21वें तीर्थंकर थे कि 24वें तीर्थंकर थे कि 23वें तीर्थंकर थे कि 22वें तीर्थंकर थे। तो देखिए महावीर जो थे ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहले का होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा, इसे बताइए भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। बताइए भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। गौतम बुद्ध है कि महावीर है कि चंद्रगुप्त है कि अशोक है। तो देखिए दूसरे का होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में जैन धर्म का संस्थापक जो है वो महावीर है। तो इसको याद रखिएगा, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, और देखिए ऋषभदेव को माना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के साथ मिलता है। यानी देखिए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं और 22वें अरिष्ट नेमि है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, इसे बताइए वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। बताइए महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। पावापुरी में कि सारनाथ में कि वैशाली में कि श्रवणबेलगोला में। तो देखिए तीसरे का होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण प्राप्त किया वह पावा में प्राप्त किया। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए दोस्तों वर्धमान महावीर ने मल्लमा जनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है, इसे भी आप जान लीजिए, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, इसे बताइए जैन साहित्य को क्या कहते हैं। बताइए जैन साहित्य को क्या कहते हैं। त्रिपिटक कहा जाता है कि वेद कहा जाता है कि आर्य सूत्र कहा जाता है कि अंग कहा जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यही दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, इसे बताइए प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। बताइए समुद्रगुप्त था कि बिंदुसार था कि चंद्रगुप्त था कि अशोक था। तो देखिए 5 का होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही, यहाँ पर देखिए सी सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और देखिए उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा था, इसे भी जान लीजिए। तो इसकी मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, इसे बताइए दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। बताइए दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। रामेश्वरम में कि कांची में कि मदुरई में कि श्रवणबेलगोला में। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है वह श्रवणबेलगोला में स्थित है। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, इसे बताइए भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है। बताइए भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है, इसको बताइए, यानी लोहा युग जुड़ा हुआ है। बताइए चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ कि काले और लाल मृत भांडों के साथ कि गेरू रंग के साथ कि उत्तरी काली पालिश वाले मृत भांडों के साथ। तो देखिए 7 का होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है वह चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। देखिए मृत भांड मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, इसे आप याद रखिएगा। मृत भांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, इसे बताइए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। बताइए तांबा का कि टीन का कि लेड का कि लौह का। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर इसका डी सही होगा। तो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में
लौह का जो था विशाल भंडार था यानी लोहे का, तो 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, इसे बताइए मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। बताइए मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था, बिंदुसार की अजातशत्रु की बिंबिसार की वासुदेव। तो देखिए 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर इसका जो होगा आपका यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका बिंबिसार होगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, इसे बताइए उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। देखिए यह राज्य नहीं है, यहाँ पर रहेगा उस जो है, यहाँ पर यह राजा है, उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। बताइए 10 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मगध जो था यह युद्ध में पहली बार हाथियों का जो है इस्तेमाल किया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, इसे बताइए सिकंदर महान का शिक्षक कौन था। बताइए यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे बताइए सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, डेरियस था कि साइरस की सुकरात के अरस्तु। तो देखिए 11 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और देखिए सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों को विजित किया, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, इसे बताइए प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। बताइए प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी कि पाली थी कि ब्राह्मी थी कि खरोष्ठी थी। तो देखिए 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संस्कृत थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, इससे बताइए हेरोडोटस को माना जाता है। बताइए हेरोडोटस को क्या माना जाता है, इसे बताइए आप, इतिहास का जनक कि भूगोल का जनक कि राजनीति शास्त्र का जनक कि दर्शन शास्त्र का जनक। तो देखिए 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इतिहास के जनक जो हैं वो हेरोडोटस हैं, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। यही दोस्तों आप डेली इसी तरह रात 9 बजे जीएस से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, इसे बताइए अलेक्जेंडर और पोरस यानी सिकंदर और पोरस अपनी लड़ाई लड़ी थी। बताइए हाइडेस्पिज में कि झेलम में कि पानीपत में कि तराइन में। तो देखिए झेलम नदी के तट पर ये जो दोनों अपनी लड़ाई लड़ी थे। तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। देखिए कहीं कहीं हाइडेस्पिज लिखा रहता है और झेलम लिखा रहता है, इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा कि हाइडेस्पिज होगा कि झेलम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, इसे बताइए किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। बताइए आम्भी के कि यहाँ पर होगा, बताइए आम्भी के, चंद्रगुप्त मौर्य के कि पोरस के कि घनानंद के। तो देखिए 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी सही होगा। देखिए पोरस शासक जो था यानी पोरस की सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर इसे बताइए 16, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। बताइए यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है, सूक्ति संग्रह है कि मूसा संहिता है कि त्रिपिटक है कि त्रिवर्ग है। देखिए 16 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यहूदियों के जो धार्मिक पाठ का नाम है वह मूसा संहिता है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, इसे बताइए महाभाष्य लिखा था। बताइए महाभाष्य किसने लिखा था, गार्गी ने कि मनु ने कि बाण ने कि पतंजलि ने। देखिए 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए इसका यह ई सही होगा, महाभाष्य जो लिखा था पतंजलि ने लिखा था, तो 17 का ऑप्शन नंबर इसका जो होगा यहाँ पर ई सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, इसे बताइए निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय की पहचान करिए। बताइए प्राचीन भारत के चिकित्सक कौन कौन है, इसमें चरक, सुश्रुत और भरत हैं कि चरक, सुश्रुत और पतंजलि हैं कि चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट हैं कि चरक, वात्स्यायन और बाणभट्ट हैं। तो देखिए 18 का जो होगा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी सही होगा, चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट जो है प्राचीन भारत के चिकित्सक हैं, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, इसे बताइए
प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, बताइए प्राचीन काल में स्रोत या सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी कि पाली थी कि ब्राह्मी थी कि खरोष्ठी थी? तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर इसका जो होगा यहाँ पर ए सही होगा। संस्कृत जो थी जब प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसे बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? बिंबिसार की अशोक की बिंदुसार की विष्णुगुप्त? तो देखिए 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर चंद्रगुप्त यहाँ पर जो होगा इसका 20 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है सिंहासन पर बिंदुसार बैठा था, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21, इसे बताइए यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या अशोक ने, बिंदुसार ने? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यूनानियों को भारत से जो बाहर निकाला था वो चंद्रगुप्त मौर्य निकाला था, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि दोस्तों आप डेली इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22, इसे बताइए बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बताइए उज्जैनी में थी कि पुष्प कलावती में थी कि तक्षशिला में थी कि राजगीर में थी? तो देखिए 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका जो होगा यहाँ पर 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए तक्षशिला में जो है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23, इसे बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? बताइए काशी में कि पाटलिपुत्र में कि उज्जैन में कि श्रवणबेलगोला में? तो देखिए 23 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो अपना अंतिम दिन गुजारा था वह श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24, इसे बताइए अशोक ने, यहाँ पर देखिए अशोक के होगा, अशोक नहीं होगा, यहाँ पर देखिए होगा यहाँ पर अशोक ने होगा। इसे बताइए अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बताइए अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा यहाँ पर होगा? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाकारी शासन की केंद्रीकृत एकाधिपत्य की प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन की निर्देशित लोकतंत्र? देखिए 24 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। तो अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का जो सबसे सही वर्णन जो था वह केंद्रीकृत एकाधिपत्य यहाँ पर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? बताइए तीसरी बौद्ध परिषद की, कलिंग युद्ध की, बौद्ध धर्म को अपनाना कि जैन धर्म को अपनाना? तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर इसका जो होगा यहाँ पर इसका जो होगा यहाँ पर कलिंग युद्ध होगा। तो देखिए अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन जो है वो कलिंग घटना से आया, तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26, इसे बताइए निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? बताइए देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम था? मौर्य राजा अशोक का कि मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य का, गौतम बुद्ध का कि भगवान महावीर का? तो देखिए मौर्य राजा अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी था, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा, मौर्य राजा अशोक होगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आपका जितना प्रश्न सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। हम सब आज जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। इससे बताइए प्रश्न नंबर 27, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देखिए भी हम सब इसे पढ़े, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य की, अशोक की, समुद्रगुप्त की, हर्षवर्धन? तो देखिए 27 का ऑप्शन नंबर भी सही होगा। यहाँ पर जो होगा इसका जो होगा 27 का बी सही होगा। देवनामपुरी के नाम से जो है विख्यात है वो अशोक है। अगला प्रश्न बताइए कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से, इसे बताइए कलिंग युद्ध के बाद जो है निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? बताइए राक एडिक्ट सेकेंड, किराक एडिक्ट 4, किराक एडिक्ट 6, किराक एडिक्ट यहाँ पर देखिए 13। तो देखिए यहाँ पर 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राक एडिक्ट 13। तो यहाँ पर देखिए राक एडिक्ट 13वां यहाँ पर जो होगा 28 का ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29, इसे बताइए
किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? बताइए। मास्की राजा देश होगा कि शिला राजा देश? 13 की शिला राजा देश यहाँ पर देखिए 11 की शिला राजा देश 10 है। तो देखिए 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। शिला राजा देश यहाँ पर 13 होगा, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। इसे बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया कौन ईरानी राजदूत था? कौटिल्य था कि सेल्यूकस निकेटर कि मेगास्थनीज की जस्टिन? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, सेल्यूकस निकेटर था। तो यहाँ पर 30 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यही दोस्तों, आपको इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी डाउनलोड करना है, तो आपको PDF जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए, इंडिका किसने लिखी? बताइए। आई त्सिंग की, मेगास्थनीज ने कि फाया ने, ह्वेनसांग ने? तो देखिए 31 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी, तो 31 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसे बताइए मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? बताइए। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? सिकंदर था कि मेगास्थनीज था कि प्लेटो था कि अरस्तु था? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। मौर्य दरबार में जो ग्रीस के राजदूत का नाम था वह मेगास्थनीज था। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। इसे बताइए अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? बताइए। विष्णुगुप्त की, उपगुप्त की, ब्रह्मगुप्त की, बृहद्रथ होगा? यहाँ पर देखिए 33 का जो होगा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, इसका जो होगा यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, उपगुप्त होगा। तो इसको याद रखिएगा, 33 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यही दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या के केंद्र से संबंधित था? बताइए। तक्षशिला की, नालंदा की, विक्रमशिला की, वैशाली? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, तक्षशिला से संबंधित था। तो 34 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। इसे बताइए कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बताइए। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 BC में हुआ था कि 263 BC में, 232 BC में, 240 BC में? देखिए 35 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 BC में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। इसे बताइए अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? बताइए। स्तंभों पर, उत्कीर्ण राज्यादेश से कि शिलाओं पर, उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश से कि खुदाई से, इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 20 सही होगा, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश से। तो अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव दिखाई देता है, तो यहाँ पर 36 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। इसे बताइए मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? बताइए। उज्जैन था कि वल्लभ था कि नालंदा था कि तक्षशिला था? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वह तक्षशिला था। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 है। इसे बताइए अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? बताइए। अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? देखिए 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। अर्थशास्त्र के लेखक जो थे, देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वह यहाँ पर जो होगा 38 का ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 39। इसे बताइए अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बताइए। घनानंद ने कि कौटिल्य ने कि बिंबिसार ने कि पुष्यमित्र ने? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अर्थशास्त्र की जो रचना किए थे वो कौटिल्य किए थे। तो 39 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न नंबर 40। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? बताइए। मगधी में कि ब्राह्मी में कि पाली में कि देवनागरी लिपि में? तो देखिए इसका जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 40 का वह होगा 20 सही होगा। अशोक के शिलालेख जो के लिपि जो खुदे हुए हैं, यानी अशोक के शिलालेख के लिपि जो खुदे हुए हैं वो यहाँ पर होगा जो ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। तो आज का दोस्तों ये आखिरी प्रश्न था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।